हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सहरन पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें रौब दिखाती रहती हैं। अब आप भले ही इस तथ्य पर यकीन करें या ना करें, लेकिन आपकी हर हरकत पर अच्छी या बुरी आत्माओं की नज़र रहती है। ये आत्माएं आपको एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती। कई बार भीड़ भाड़ से बचते हुए वो आपको अकेलेपन में अपने होने का एहसास कराती हैं। ऐसी ही एक घटना से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ घटी एक खौफनाक घटना है। स्वागत है आप सभी का प्रेत आत्मा विद लव इशारा यूट्यूब चैनल पर। मदन उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। शहर में कैसे क्या करेंगे? मदन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगा। ये कहते हुए वो दोनों आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे। अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, पहले तो नहीं देखा आपको, लगता है नए आए हैं शहर में। शोभा और मदन ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उसी आदमी ने अपना परिचय दिया। जी, मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वो शोभा की तरफ एक टक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार होगा, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता तक नहीं। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर ज़ोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो? चलो, अच्छा हुआ घर का इंतज़ाम हो गया, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफ़ीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। कहते हुए रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? मदन झुंझलाते हुए बोला, एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर शक कर रही हो। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफ़ीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी। और मदन था कि रफ़ीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई। खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज़ महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लौटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आँखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर-थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर मदन की नींद खुल गई। मैंने तुम
तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं। यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ? लगता है कोई बुरा सपना देखा है तुमने। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुन ली थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। रफीक ने कहा। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ। उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफ़ीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे आ जाओ, और हाँ, अपने गहने भी ले लेना साथ में। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे ऐसे चल दी मानो शोभा को अपनी सुध ही न हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा। उसने देखा शोभा बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफ़ीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफ़ीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफ़ीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुज़ुर्ग बोला, बेटा, जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो वहाँ किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने फौरन पलटकर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई हो। अब वो गांव वालों से वो सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफ़ीक से मिला, सब कुछ बताने लगा। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर भी देखा? फिर सभी अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं।
और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ। बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी, उस छत पर चढ़ने का कहीं से कोई रास्ता नहीं था। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सहरन पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें रौब दिखाती रहती हैं। मिलते हैं डर की एक और आप बीती के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मुझे आप तक और कहानियाँ पहुँचाने का अवसर मिलता रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।